नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्रेजी जी के ट्रिक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के वीडियो लेक्चर में हम इंडियन ज्योग्राफी की 10 क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगला लेक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत जो हमारी 10 क्वेश्चन सीरीज चल रही है इंडियन ज्योग्राफी के, इसके अंतर्गत ये हमारा आज 25 या फिर 25वां लेक्चर रहेगा। ठीक है, इसके पहले 24 लेक्चर ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप में से जिस किसी ने भी ये प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं आप देख सकते हैं। थोड़ा सा 10 क्वेश्चन सीरीज के बारे में बता देता हूँ। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस, रेलवे, एसएससी, एसआई, पटवारी, किसी भी एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी जीएस पूछा जाता है या फिर ज्योग्राफी पूछा जाता है, ठीक है, तो उन सभी एग्जाम के लिए हमारी 10 क्वेश्चन सीरीज बेनिफिशियल है। इस सीरीज के माध्यम से आपका एक बहुत अच्छा रिवीजन होने वाला है। ठीक है, तो आप हमारी 10 क्वेश्चन सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। आज का जो वीडियो लेक्चर है काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, भारत की कृषि से संबंधित ये सेकेंड पार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए सीधे हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आया है। देखिए, यूपी पीसीएस मेंस 2013 का क्वेश्चन है और एसएससी 2014 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय या फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना किस वर्ष हुई? इन विच ईयर वाज द फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश्ड इन द कंट्री? ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 1960। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, तो इनके द्वारा ही 1960 में, ठीक है, देश की पहली कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर कहां पर है? उस समय जब इसकी स्थापना हुई थी तब ये कहां था? उत्तर प्रदेश का पार्ट था, लेकिन वर्तमान में ये कहां है? तो उत्तराखंड राज्य में है ना। पहले उत्तराखंड 2000 से पहले उत्तर प्रदेश का ही भाग था, 2000 में अलग राज्य बना। तो तात्कालीन यदि आप देखें तो उत्तर प्रदेश का पार्ट था ये, लेकिन वर्तमान में कहां पर है? उत्तराखंड में। तो पंतनगर में इसकी स्थापना की गई थी 1960 में, देश के पहले कृषि विश्वविद्यालय की। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, कई बार यहां से क्वेश्चन आया। ठीक है, डेट की बात करूं तो डेट भी पूछ लेता है, 17 नवंबर इसकी डेट है, ये बात भी आप याद रख लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। भारत के चावल के कटोरे के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है भारत का जो कि चावल के कटोरे या फिर राइस बाउल के नाम से जाना जाता है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया है, एसएससी 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो केरल, तमिलनाडु, कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, जो कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र है, ठीक है, इसको राइस बाउल या फिर भारत में चावल के कटोरे के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मैप की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप मैप देखिए, यहाँ पर आपको पता होगा कृष्णा नदी आती है, महाराष्ट्र से निकलती है, महाबलेश्वर से, है ना, हम पहले भी पढ़ चुके हैं नदियों को। और गोदावरी भी महाराष्ट्र से ही निकलती है, वेस्टर्न घाट से, कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ठीक है, दोनों आंध्र प्रदेश में जाकर के अपना डेल्टा बनाती हैं और कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती हैं। ठीक है, और ये आसपास ही अपना डेल्टा बनाती है, तो ये इनका जो डेल्टाई क्षेत्र है। ठीक है, डेल्टा क्या होता है हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, आप मेरी प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों नदियों का जो डेल्टाई क्षेत्र है, ठीक है, इसको ही क्या बोला जाता है? इसको ही बच्चों धान का कटोरा या फिर राइस बाउल के नाम से जानते हैं। इस रीजन को क्यों? क्योंकि यहाँ पर चावल की खेती काफी ज्यादा की जाती है, धान की खेती काफी ज्यादा की जाती है इस रीजन में। ठीक है, तो पर्टिकुलर इस क्षेत्र को किसको? गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाई क्षेत्र को भारत में धान का कटोरा या फिर राइस बाउल के नाम से जानते हैं। ठीक है, यदि कभी राज्य पूछ ले, पर्टिकुलर यदि राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन क्षेत्र की यदि बात की जाए तो गोदावरी कृष्णा रीजन को धान का कटोरा कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, कई बार यहां से क्वेश्चन आया है। चलिए अगला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। झूमिंग अथवा पेडा पद्धति क्या है या फिर कृषि क्या है? ठीक है, झूमिंग कृषि आपने सुना होगा, इसी को एक और नाम देते हैं स्थानांतरित कृषि। ठीक है, स्थानांतरित कृषि किसको बोलते हैं? ठीक है, झूमिंग कृषि बोल लीजिए, स्थानांतरित कृषि बोल लीजिए, पैडा, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में इस कृषि को अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो झूमिंग कृषि की यदि हम बात करें तो जंगल काटकर सूखने को छोड़ना। ठीक है, यही आंसर इसका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही है कि जंगलों को पहले यहां पर काटा जाता है, उनको जलाया जाता है, फिर उस पर कृषि की जाती है। ठीक है, इसको ही हम क्या बोलते हैं? झूमिंग कृषि या फिर स्थानांतरित कृषि। ठीक है, देखिए क्या होता है इसका पूरा प्रोसेस। मान लीजिए ये कोई जंगली क्षेत्र है, ठीक है, ये पेड़ लगे हैं, ये जंगली क्षेत्र है, खासतौर पर जो आदिम लोग होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा ये कृषि की जाती है। तो पहले यहाँ पे जो भी वृक्ष वगैरह हैं, जंगल में पेड़ पौधे वनस्पति हैं, इनको काटा जाएगा, जलाया जाएगा। ठीक है, उस भूमि को साफ करके उसको कृषि योग्य बनाया जाएगा, उस पर कृषि की जाएगी। जब उस भूमि की उर्वरक क्षमता कम हो जाएगी या फिर समाप्त हो जाएगी, ठीक है, तो इस क्षेत्र को छोड़ करके वो किसी दूसरे क्षेत्र में ट्रांसफर हो जाएंगे।
ठीक है, फिर वहां पर वही प्रोसेस वापस से होगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्थानांतरित कृषि, मतलब एक स्थान पर कृषि की, फिर उसको छोड़ करके दूसरे स्थान चलेगा, फिर वहां पर कृषि की। इस प्रकार से कृषि की जाती है, और खासतौर पर आदिम लोग, आदिवासियों के द्वारा ये खेती की जाती है, आपको याद रखना। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, झूमिंग कृषि, स्थानांतरित कृषि, या फिर पैड़ा कृषि बोलते हैं। काफी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, है ना। अब यहाँ से और क्वेश्चन कहाँ से आते हैं कि अलग अलग राज्यों में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर शायद थोड़ा आपको कम दिख रहा हूं, मैं आपको पढ़ा देता हूँ। झूम कृषि के नाम से जानते हैं उत्तर पूर्वी राज्य, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, ठीक है, वहां पर इसको हम झूम कृषि के नाम से जानते हैं। ठीक है, बेबर और दहियार, बेबर और दहियार, बुंदेलखंड रीजन में इसको बेबर और दहियार के नाम से जानते हैं। ठीक है, दीपा, दीपा नाम से इसको बस्तर जिला है जो, ठीक है, वहां पर जानते हैं, अभी छत्तीसगढ़ में है ना, तो यहां पर जानते हैं। जरा और एरका, दक्षिणी राज्य हैं, जो दक्षिण भारत के राज्य, वहां पर इसको जरा और एकरा नाम से जानते हैं। ठीक है, बत्रा, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसको बत्रा के नाम से जानते हैं। ठीक है, पोडू, आंध्र प्रदेश में पोडू के नाम से जानते हैं। कुमारी, केरल के जो पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर इसको कुमारी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कमन, बीगा और धावी, उड़ीसा में इनको इन सभी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है। ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना, ऐसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए कि जो स्थानांतरित कृषि है, तो पोंडू जो इसका नाम है वो किस राज्य में है, तो ऐसे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, तो आपको याद रखना काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है? तो बच्चे अक्सर क्या होते हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, रवि की फसलें कौन सी हैं, व्यापारिक फसलें कौन सी हैं, खरीफ की फसलें कौन सी हैं, ठीक है, इसको बहुत ही लाइटली लेते हैं, अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, और अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, बड़े बड़े एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखिए यूपी पीसीएस 2018 में क्वेश्चन आया है ना, तो बड़े बड़े एग्जाम में भी ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप यहाँ पर फंस जाते हैं जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, रवि की फसलें कौन सी हैं, खरीफ की फसलें कौन सी हैं, जायद की फसलें कौन सी हैं, ठीक है, ध्यान से। तो इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है ना। अब जब भी ऑप्शन में, मैंने आपको प्रीवियस कई बार बताया है कि जब भी क्वेश्चन में नहीं लिखा हो तो पहले आपको उसको मार्क करना है, ठीक है, क्योंकि यहां से गलती बहुत ज्यादा होती है एग्जाम में, ठीक है, तो नहीं को मार्क करना है। तो यहां पर नहीं पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धान किसकी फसल है, ये रवि की, सॉरी ये खरीफ की फसल है, ठीक है, मक्का भी खरीफ है, चना क्या है, रवि की फसल है, ठीक है, जबकि ज्वार भी क्या है, तो ज्वार भी किसकी फसल है, खरीफ की फसल है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो चना जो है ये खरीफ की फसल नहीं है, बल्कि किसकी फसल है, रवि की फसल है, आपको याद रखना है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखना है। चलिए हम पूरी फसलें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो रवि की यदि फसलों की यदि हम बात करेंगे, तो गेहूं हो गया, चना हो गया, जौ हो गया, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, ये सभी जो हैं ये रवि की फसलें होती हैं। अब कमेंट में बताइए रवि की जो फसलें ये कब बोई जाती हैं, है ना, पहले भी कई बार पढ़ा चुका हूँ, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था। और खरीफ की फसलों की यदि मैं बात करूँ, तो चावल हो गया, मक्का हो गया, ज्वार, बाजरा, तिल, राई, ये सभी जो हैं यहाँ पर लिखी हुई है, कपास, जूट, गन्ना, ये सभी ये किसके अंतर्गत आती है, ये खरीफ के अंतर्गत आती है। तो ध्यान से आपको इनको याद करना है, चाहे आप ट्रिक बना करके याद करें या कैसे भी याद करें, लेकिन आपको ध्यान से याद करना है, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा आपको अपडेट दे दूं, यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, चाहे एसएससी की हो, आप जीएस का फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो ये सभी फैसिलिटी आपको हमारी रूट एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसी के अंतर्गत हमने एक आरंभ बैच लॉन्च किया है, जो कि हमारा जीएस का फाउंडेशन बैच है ना। यदि आप अपने जीएस को मजबूत करना चाहते हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, कोई स्टेट एग्जाम हो, ठीक है, तो जीएस को मजबूत करने के लिए आप हमारा आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस में बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा। लगभग 11 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर कवर हो जाते हैं, प्लस यहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर की ई बुक भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिल जाते हैं, बाइलिंगुअल क्लास नोट्स मिल जाते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए या फिर एनरोल करने के लिए नंबर भी आप डायल कर सकते हैं, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DSCGT कूपन कोड को भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, इंडियन ज्योग्राफी हो या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, तो रूट एप्लीकेशन पर आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेरे रिकॉर्डेड बैच भी मिल जाएंगे, लाइव बैच भी मिल जाएंगे, तो आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DSCGT कूपन कोड है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
इसके अलावा हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन भी है, इस पर भी डिफरेंट कोर्सेज हैं, आप अवेल कर सकते हैं, अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ जुड़ करके पढ़ सकते हैं, ठीक है, और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। केरल राज्य विश्व भर में निम्न में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? ठीक है, केरल राज्य तो किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? आप जानते ही होंगे, गरम मसाला, ठीक है, जो मसाले होते हैं वो केरल में काफी ज्यादा होते हैं, तो ठीक है, इसके उत्पादन में भी प्रथम नंबर पर आता है केरल। तो मसालों के संवर्धन के लिए या फिर गरम मसाले जो होते हैं इसके संवर्धन के लिए केरल राज्य जाना जाता है, दक्षिण भारत का एक राज्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य है? ठीक है, लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर स्टेट है। तो ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कई बार एग्जाम में आता है, ठीक है। तो कर्नाटक अकेले ही लगभग 50% कॉफी का उत्पादन करता है भारत के, तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये कुछ प्रमुख लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं कॉफी के, तो आपको याद रखना है ना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तो आपको याद रखना है ये तीनों राज्यों को। इसके अलावा कुछ अन्य नकदी फसलों की बात करूं तो कपास की यदि मैं बात करूं तो गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ठीक है। जूट की यदि मैं बात करूं तो पश्चिम बंगाल, बिहार, असम। चाय की यदि मैं बात करूं तो असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर है, ठीक है। कॉफी की यदि मैं बात करूं तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ठीक है। यदि आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा यहाँ पर क्योंकि इमेज है ये, ठीक है, और थोड़ा सा वर्ड बोल्ड नहीं है यहाँ पर, तो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। कपास में गुजरात है, जूट में पश्चिम बंगाल है, चाय में असम है और कॉफी में कर्नाटक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ पर स्टेट दिए हैं और फसलें दी हैं, तो आपको इसका बताना है कि टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है। तो गेहूं की यदि हम बात करें तो आपको पता ही होगा सुमेलित नहीं है ना, यहाँ पर नहीं को मार्क करना है आपको, तो बिल्कुल सही है। गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश राज्य में होता है, ठीक है। जूट की यदि हम बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, बिल्कुल सही बात है ये भी, ठीक है। कपास की यदि हम बात करेंगे तो गुजरात में, ठीक है, गुजरात में भी इसका प्रोडक्शन होता है। सोयाबीन की यदि हम बात करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, सोयाबीन का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है ना, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, ठीक है, और महाराष्ट्र सेकंड नंबर पर है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है कि सोयाबीन जो है इसका प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा नहीं करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। बाकी जो तीन है वे भी मैच है, गेहूं में उत्तर प्रदेश है, जूट में पश्चिम बंगाल है, इसके अलावा चावल या फिर धान के प्रोडक्शन में भी कौन है? पश्चिम बंगाल ही है। कपास की बात करेंगे तो गुजरात है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कौन सा मसाला भारत में काला सोने के नाम से जाना जाता है या फिर रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो काली मिर्च मसालों के अंतर्गत आप जानते ही होंगे, काली मिर्च जो होती है, ठीक है, तो ये काले सोने के रूप में जानी जाती है, ब्लैक गोल्ड के रूप में जानी जाती है, आपको याद रखना है। उसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल राज्य इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है या फिर उत्पादक है, याद रखना है। मसालों के अंतर्गत ही आता है काली मिर्च, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया था कि मसालों का भी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा है? केरल राज्य ही है, तो ये बात आपको भी याद रखना है, ठीक है, दोनों चीजें याद रखना है, काली मिर्च और मसाला। अगला क्वेश्चन है ग्रीन गोल्ड। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस कराया था कि कुछ जो प्रमुख फसलें होती हैं इनकी किस्में भी आपको पता होना चाहिए, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, चाय हो गया, कॉफी हो गया, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन काफी बार आते हैं, ठीक है। तो ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? ठीक है, तो किसकी किस्म है? तो ये है बच्चों चाय की किस्म, ठीक है। ग्रीन गोल्ड जो है ये चाय की किस्म है, आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। टी आंसर हो जाएगा इसका, जी, टी, ठीक है, टी या फिर चाय की किस्म है ग्रीन गोल्ड। कुछ अन्य किस्में चाय की हैं वो हम देख लेते हैं, जैसा कि देखिए चीनी एक किस्म है इसकी, असमी एक किस्म है, ग्रीन गोल्ड एक किस्म है इसकी, जयराम, सुंदरम, गोलकुंडा, पंडियन, बुकलैंड, सिंगारा, एवरग्रीन, तो ये सभी क्या है? चाय की किस्में हैं, वैरायटी हैं, तो ये आपको याद रखना है, काफी महत्व, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है? ठीक है, रेशम का प्रोडक्शन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? सी, कर्नाटक राज्य जो है ये कॉफी का भी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और रेशम का भी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, आपको याद रखना है, काफी बार यहां से क्वेश्चन आया है और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है वो सहतूत रेशम का होता है, ठीक है, सहतूत रेशम का, ठीक है, और इसमें प्रथम नंबर पर कौन आता है? तो कर्नाटक राज्य आता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। किस किस के प्रोडक्शन में कर्नाटक प्रथम है? एक तो कॉफी हो गया,
एक तो रेशम हो गया। सूरजमुखी के भी प्रोडक्शन में कर्नाटक प्रथम नंबर पर आता है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां पर वार्षिक वर्षा, ठीक है। चावल आपको पता होगा ज्यादा सिंचाई वाली फसल है, या फिर इसको ज्यादा जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है किसको, चावल को, और अधिक वर्षा वाले स्थानों में ही इसकी बुआई की जाती है, ठीक है, याद रखना है। पहला इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। इसके अलावा तराई रीजन हो गया, डेल्टाई रीजन हो गया। अभी हमने देखा था कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टाई रीजन है, यहाँ पर सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये नमी वाला क्षेत्र होता है ना। इसके अलावा तराई रीजन हो गया जो हमने पढ़ा है पहले, उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत, यहाँ पर भी आप देखेंगे चावल की खेती की जाती है, ठीक है। तो डेल्टाई क्षेत्र ज्यादा नमी वाले क्षेत्र में, ज्यादा वर्षा वाले स्थान में इसकी खेती की जाती है, क्योंकि इसको ज्यादा जल की आवश्यकता होती है। तो याद रखना काफी महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है। सबसे पहले तो शुष्क भूमि आपको पता होना चाहिए कि शुष्क भूमि का मतलब यह है कि ऐसी भूमि जिसको कम नमी की आवश्यकता होती है, या फिर कम सिंचाई में भी यदि आप कोई फसल उसमें बोएंगे तो वो ग्रो कर जाएगी, ठीक है। तो ऐसी कौन सी फसल है, तो गन्ने को तो ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है, जूट को भी ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है, ठीक है। गेहूं भी सिंचित फसल है, तो इसका आंसर हो जाएगा मूंगफली, है ना। मूंगफली जो है ये शुष्क भूमि के अंतर बोई जाती है एक प्रकार से। शुष्क भूमि की एक डेफिनेशन ये भी है कि जहां पर 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है ना, उसको शुष्क भूमि के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहाँ पर मूंगफली ये फसल है शुष्क भूमि के अंतर्गत आने वाली, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ फसलें होती है, खासतौर पर मोटे अनाज जो होते हैं, ठीक है। आप देखेंगे पश्चिमी राजस्थान या फिर राजस्थान मोटे अनाज के उत्पादन में प्रथम नंबर पर आते हैं, है ना। उसका रीजन क्या है कि वहां पर भी शुष्क भूमि है, कम वर्षा वाले स्थान है। पश्चिमी राजस्थान पूरा डेजर्ट रीजन है, ठीक है, तो कम वर्षा वहां पर होती है, तो उसको भी शुष्क भूमि के अंतर्गत रखेंगे। तो मोटे अनाज भी शुष्क भूमि के प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं, मतलब सॉरी, शुष्क भूमि में सर्वाधिक, मतलब आप प्रोडक्शन की बात करेंगे तो मोटे अनाज भी आते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है, टी प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, असम, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है असम। तो ये चाय का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है भारत में, आपको याद रखना। अभी हमने कुछ चाय की किस्में भी देखी थी, तो वो भी आपको याद रखना है, वहां से भी काफी ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक सही है, ठीक है। आलू का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश नहीं है ये, है ना, यहाँ पर आएगा उत्तर प्रदेश। कपास का गुजरात, गेहूं का उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, बी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा था, कौन सुमेलित नहीं है, नहीं को मार्क करना है आपको यहाँ पर। आलू के प्रोडक्शन की यदि आप बात करेंगे तो इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो कुल खाद्यान्न में प्रथम आता है, ठीक है। गेहूं के प्रोडक्शन में प्रथम नंबर पर आता है, आलू के प्रोडक्शन में प्रथम नंबर पर आता है, ठीक है। तो याद रखना है मध्य प्रदेश नहीं है आलू के प्रोडक्शन में। मध्य प्रदेश की यदि आप बात करेंगे तो दलहन और तिलहन फसलों के प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश प्रथम नंबर पर आता है, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, ठीक है, तो आपको पता ही होगा जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि केसर का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा सी, जम्मू कश्मीर, सॉरी। तो बच्चों ये हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक है। इसका पहला वाला पार्ट था, उसमें भी हमने 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज ज्यादातर जो क्वेश्चन थे वो उत्पादक राज्यों से थे, है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको मैंने डिस्कस करा दी जो भी महत्वपूर्ण है, और प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चन है जो कि अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, और डिफरेंट सब्जेक्ट भी अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी से पढ़ सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DSCGT कूपन कोड को भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लास्ट जो बच्चों मेरा लेक्चर आया था खेल पुरस्कारों से संबंधित, है ना, तो उसमें एक गलती हो गई थी। 2002 में स्टार्ट हुआ था, है ना, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया जाता है, उसमें गलती से 2012 हो गया था, तो वो आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। छोटी वो गलती हो जाती है कभी कभी, कंटेंट टीम से ही हो गई थी गलती, तो इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में। यदि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। जय हिंद।